है वो तो बस ऐसा ही है कि बस आप उससे बोर्ड की प्रिपरेशन कर सको। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए आपके अच्छा। पास न्यूमेरिकल्स का होना चाहिए ना। और वो जो उसमें जो हाँ बोर्ड लेवल हाँ सर। बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल से तुम एक भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है। वो क्या सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं जो उसके अंदर होंगे। आपको तो प्रैक्टिस के लिए इजियर चाहिए ना, इजियर फिर देन टफ फिर देन टफर फिर टफेस्ट ऐसा चाहिए ना। तो उसके लिए तो अच्छा। आपको बुक रखनी पड़ेगी। मैंने बोला सबसे सिंपल बुक जो है आपके पास आपके करिकुलम हाँ की वो है ऐसे। हो रहा। आप डाउनलोड करने की कोशिश करना, नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके सर। हाँ, मैं बात करके अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके चलो। सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें सिर्फ थ्योरी है, कुछ और नहीं है। जो सबसे पहला ओके इंस्ट्रूमेंट है सर। उसका नाम है मीटर ब्रिज। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो डेफिनेटली ये जो होगा वो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज हैं उन्हीं क्वांटिटीज को ये मेजर करेगा, है ना। जैसे सर। रेजिस्टेंस हो गया, जैसे आपका करंट या वोल्टेज हो गया। तो करंट और वोल्टेज के लिए तो हमारे पास है ऑलरेडी, क्या है, वोल्ट मीटर और एमीटर। मीटर ब्रिज एक ऐसा एम। इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एक रेजिस्टेंस को, ठीक है। इट इज used to measure the value of unknown resistance। अननोन रेजिस्टेंस यानी कि ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, ठीक। ओके सर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, याद है व्हीटस्टोन ब्रिज? यस। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो हाँ, तो उसको करंट फ्लो नहीं व्हीटस्टोन करेगा। ब्रिज कहते हैं, याद है ना, यस। कुछ ऐसा था। ठीक। और यहाँ पे था एक पांचवा रजिस्टर, यानी कि वो कैलोरीमीटर के अंदर रजिस्टर होता है। ओके सर। ये चार रजिस्टर्स थे, ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक। ठीक। यस सर। अगर अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, हमने बताया था तुमको अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, यस सर। दैट केस, तो ये सर हाँ यहाँ पे इसका रेशियो पोटेंशियल, इक्वल। हाँ इसका पोटेंशियल, अगर ये पॉइंट यस सी सर। है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। तो इन दैट केस अगर मैं कहता हूँ कि बैलेंस कंडीशन कब होगा, जब VC इक्वल टू VD, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। और जब कभी भी पोटेंशियल सेम होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता, इसमें करंट फ्लो यस सर। नहीं करता, नहीं कोई करंट, इक्वल टू जीरो। जीरो होता है। और ऐसे कंडीशन में R1 अपॉन R2, आर R3 और R4 का इक्वल्स टू R3 R4 रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। चलो, ये चीज तो आपको पता है। यस सर। बस इसी चीज को अप्लाई करेंगे। मीटर ब्रिज का डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको दिखाता हूँ। डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा बेटा।
तो डायग्राम बनाना पड़ता है सर, हाँ जी हाँ ये जी वाले। बिल्कुल। ओके सर। साफ साफ दिख रहा है ना जो मैंने बनाया है? हाँ जी सर, साफ क्लियर है। ओके। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए एक स्केल बनाते हैं। सर ये सारे इंस्ट्रूमेंट लैब में होते हैं सर? हाँ बेटा बिल्कुल, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं करवाया क्या? अच्छा मैं तो स्कूल ही बंद था, कैसे करवाते? स्कूल मीटर में ब्रिज, तो मीटर ब्रिज कर लिया सर बच्चों ने ये सब। तो एक्सपेरिमेंट था आपके लैब में, नहीं करवाया गया आपको? अब सर मैं तो यहाँ पे हूँ ना सर, स्कूल तो खुल गया है। स्कूल कहाँ कहाँ खुला है? सर उस साइड स्कूल में। खुल गया सर, नवंबर में खुल गया था, फिर 10 डेज का फरीदाबाद में फिर से लॉकडाउन करवाया और फिर से चल रहा है सर, सारे बच्चे जा रहे हैं। हैं? हाँ जी सर, बस हॉस्टल नहीं खुला सर, उनको हॉस्टल का ऑर्डर नहीं मिला कि परमिशन नहीं मिला सर हॉस्टल खोलने का। और क्लास हॉस्टलर्स बस मैं हूँ और तो बस मेरे आप वो अकेले है हॉस्टल में सर, रहते हो? अलाउ है। नो सर, मेडिकल सेक्शन में मैं हूँ सर, बाकी अच्छा, सब मेडिकल सेक्शन में आप ह्यूमैनिटीज अकेले और हो? कॉमर्स में। ओके 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 ओके। जैसे स्कूल तो का नाम स्कूल क्या में बताया था प्रैक्टिकल्स तुमने? करवाए तो बायो। स्कूल का नाम क्या था? सब मॉडर्न स्कूल, मॉडर्न स्कूल। मॉडर्न स्कूल, सिर्फ इतनी नाम है मॉडर्न? यस सर, मॉडर्न स्कूल फरीदाबाद। अच्छा, पता नहीं, मेरे को नाम ऐसा लगा भी हो सकता है। ये देखो पिक्चर है, ऐसा मीटर ब्रिज बनता है। ये स्विच है, इसके बाद फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये रजिस्टर है आर। इसके बाद फिर ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। यस सर। यहाँ पे नॉब्स बने होते हैं। ये एस है। दिस आर इज योर अननोन रजिस्टर, जिसकी वैल्यू मेजर करनी अननोन रजिस्टर। ठीक, और ये एस है, एंड दिस एस इज डिजायरेबल नॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो एस है, ये एस क्या है? दिस एस इज डिजायरेबल, नॉन। यानी जो वैल्यू, एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू हमें पता हो उसको यूज करते हैं जस्ट टू फाइंड द वैल्यू। ओके सर। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे
एक जॉकी लगाते हैं जो फ्री हैंड होता है, वायर होता है सिंपल, ठीक है, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा जो करंट को मेजर करता है, इसको जे कहते हैं, जे फॉर जॉकी। जॉकी, वो रेडियो जॉकी नहीं है ना। नाइस। हाँ, ये थोड़ा सा मोटा होता है, मेटालिक है ये इसलिए। ये सॉरी, ये मेटालिक प्लेट है, जनरली कॉपर वगैरह का बना होता है, ठीक है। ये भी मेटालिक प्लेट है। कॉपर का जनरली बना होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये वायर है, एक वायर कनेक्ट करके रखते हैं। जनरली इसका लेंथ 1 मीटर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इन मोस्ट ऑफ द केस इस वायर का लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होती है। दिस वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस बराबर होगी, है ना। ओके, ये जो वायर होता है वो एलॉय को बना होता है, और एलॉय जनरली कौन कौन से होते हैं, मैंगनीन जो यूज होते हैं, या कॉन्स्टेंटन, ये कॉमन यूज्ड एलॉय हैं, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, जो वायर के दोनों पॉइंट्स है, और इस पॉइंट को जहाँ पे जॉकी कनेक्टेड है इसको सी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये आपका अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपका स्केल है। ये ओके, मीटर स्केल है। रेजिस्टेंस तो ओके सर, लेंथ पे मीटर डिपेंड करता है स्केल। ना, तो लेंथ के लिए हमें स्केल रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ये मीटर स्केल है। ये है तुम्हारा मीटर ब्रिज। फिगर समझ में आ गया। अब काम कैसे करता है वो समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है फिगर ना, साफ साफ है फिगर है। क्लियर, हाँ जी सर, क्लियर। वेरी वेरी गुड। ऐसे साफ फिगर तुमने भी बनाया ना अपने स्क्रीन, अपने इसमें कॉपी में। इतना साफ तो नहीं बनना सर, पेन हाँ से। चलो कोई बात नहीं। मीटर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, नल मीटर पॉइंट। स्केल, नल नल पॉइंट। नल पॉइंट, हाँ वो नलका वाला नल नहीं, टैप नहीं, नल पॉइंट, जीरो नल पॉइंट कहते हैं इसको, 0। यानी कि वेयर गैल्वेनोमीटर रीड्स, ये लिखो गैल्वेनोमीटर शोज जी, शोज नो डिफ्लेक्शन। एंड नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, आई बराबर 0। 0, आई इक्वल टू 0, वेयर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी कि आई इज इक्वल टू 0। 0 सर। तो नल पॉइंट होने का मतलब है कि ये जो सीडी आपको दिख रहा है, ये पॉइंट मान लो इस वायर पे मैंने इस पॉइंट को डी बोल दिया, ठीक है। इस वायर पे क्या करते क्या ना, बेसिकली हमको जब रेजिस्टेंस मेजर करना है, हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इस जॉकी को, ये जो आपको ये फ्री वायर दिख रहा है, इस मेरे पेन के पास में इस फ्री वायर को हम स्केल पे यहाँ से ये वायर पे यहाँ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं,
हर जगह ले आके टच कराते हैं, अच्छा, टच कराते मतलब हैं, टच कराते हैं। स्लाइड। हाँ, स्लाइड करते हैं, सिंपल स्लाइडिंग वायर है ये, स्लाइड करते हैं। वायर के जिस ओके सर। पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए, उसी पॉइंट को नल पॉइंट ओके। कहेंगे। आए समझ में? ये स्लाइडिंग वायर है, यस सर। जॉकी जो है ये स्लाइडिंग वायर है। स्लाइडिंग वायर। हाँ, मैं लिख देता हूँ उसको, दैट व्हेन नल पॉइंट, मतलब यहाँ पे अगर नल पॉइंट डी के ऊपर नल पॉइंट है, मतलब डी। इफ डी इज द नल पॉइंट, यहाँ पे डी जो मैंने दिखाया नीचे जॉकी के पास, हाँ यस सर। अगर डी नल पॉइंट है मतलब क्या हुआ कि करंट थ्रू सी डी इज इक्वल टू कि 0। वहाँ पे 0 सी, सी डी, हाँ सी डी 0। ध्यान रहे कि जब नल उसको स्लाइड करेंगे हम जॉकी को, तो उसमें वायर पे घिसना नहीं चाहिए, वायर घिसेगा तो फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। फ्रीली मूव कराते हैं, ओके सर। ठीक है। यस। वी फाइंड नल पॉइंट by simply placing the jockey on wire AB। AB वायर के ऊपर जॉकी को मूव करा के हम नल पॉइंट बता सकते हैं कि नल पॉइंट कौन सा है। और नल पॉइंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो, वायर पे 0 हो जाए, पॉइंट को नल 0 हो जाए। जहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हो जाए। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। नो सर। ओके ओके। ठीक है, ओके। सो ये हुआ। इसके बाद फिर देखो हम कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं बेटा, लेट R ohm per centimeter be the resistance of the wire AB। ये जो AB वायर है बेटा, इसी के ऊपर हमें जॉकी को मूव कराना है ना। अब इस वायर हाँ के जी सर। ऊपर, इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा हर यूनिट लेंथ का, है ना। तो मान लेते हैं इस वायर का यस सर। R सेंटीमीटर, स्मॉल r ohm is the resistance per centimeter on of that wire AB। AB वायर के ऊपर एक यूनिट लेंथ पे आर, R स्मॉल आर। ohm रेजिस्टेंस, स्मॉल r रेजिस्टेंस, या फिर इसको हटाना पर यूनिट लेंथ के लिखना है। जब मैंने परसेंट में लिख दिया तो R ohm per centimeter पर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB। ठीक, तो अब जब रेजिस्टेंस अक्रॉस AD देखेंगे, ये AD, ये AD, अगर मैं इस लेंथ को L बोल देता हूं, तो ये डी BD का लेंथ क्या होगा बेटा? 100 माइनस L होगा, बोलो। 100 माइनस एल। यस सर। क्योंकि पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है है ना। तो अगर ये AD L है तो DB क्या हाँ हो जी, जाएगा? DB क्या हो जाएगा? 100 माइनस L। 100 तो माइनस जब, एल। हाँ, एज AD का लेंथ अगर L है तो रेजिस्टेंस अक्रॉस AD कितना हो जाएगा? R इंटू L,
कि R ओम 1 सेंटीमीटर का है तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस R मीटर इंटू का L हो जाएगा। लेंथ। हाँ जी सर। बोलो ना, क्लियर है बेटा? यस सर। और BD का हो जाएगा 100 माइनस L इंटू L। हाँ, तो R BD इक्वल टू क्या होगा? R इंटू 100 माइनस L। बोलो। R इंटू 100 माइनस। हाँ कोई जी। दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं कोई नहीं सर। ओके। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, माइनस L हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था, ये आपका रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस देखो, ध्यान से देखो, मैंने 4 रेजिस्टेंस बनाए हैं, गौर से देखना। एक ये रजिस्टर, एक RAD एक रजिस्टर, 1। इसमें एक रेजिस्टेंस, और एक ये यस सर। रेजिस्टेंस जो अननोन था हमारे यस लिए, सर। और एक ये रेजिस्टेंस। हाँ। और ये 100 माइनस होगा। अच्छा। अरे 4 रजिस्टर्स हो गए, हो गए सर। तो व्हीटस्टोन जैसा बिहेव करेगा। यस सर। हाँ ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस R था, इसका रेजिस्टेंस S था, इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे R इंटू L हुआ, इसका रेजिस्टेंस R इंटू 100 माइनस L हो गया। कब? जब ये इस R इस था, ये S था। इस सेक्शन में करंट की वैल्यू 0, इस सेक्शन जब में करंट, 0 है। और जब 0 होगा इस सेक्शन में करंट की वैल्यू, तो क्या होगा बेटा? R अपॉन RL इज इक्वल टू S यस सर। अपॉन R इंटू 100 माइनस L इक्वल्स होगा। टू S अपॉन R 100 माइनस L। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना? हाँ जब आप जी हाँ जी। क्लास में सारी बातें समझ जाते हो तो फिर न्यूमेरिकल्स में क्या दिक्कत होती है बेटा? तो R इज इक्वल टू आप क्या पता नहीं लिखोगे? सर। पता नहीं। R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? S इंटू RL अपॉन R इंटू 100 माइनस L, ऐसा होता है ना बेटा? देखो हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, हाँ। हमें भी ये अंदाजा है कि बच्चों को दिक्कत क्या होती है क्लास के यस अंदर, सर। कि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो टीचर अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, तो वो पूरी तरीके से समझा के पढ़ाते हैं, तो बच्चों को टेम्परली ऐसा लगता है मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, और बच्चे कई बार कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि मेरे को तो सब कुछ पता है, सब कुछ आता है मेरे को। ठीक है। लेकिन जब देखो उनके उनका टेस्ट या उनके अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट तब होता है जब 1 हफ्ते बाद या 10 डेज के बाद अगर सेम चीज पूछ ली जाए, और अगर उसको याद है, मतलब कि उसको समझ आ गया था, और अगर याद नहीं है मतलब कि समझ नहीं आया था, वो टेम्परली उसने कोई, अब इंसानी फितरत है, ये ह्यूमन नेचर है कि कोई भी बात, कोई चीज उस वक्त समझ में आई जाती है, लेकिन बाद में आदमी क्योंकि उसको गौर से भूल सुना जाता है। नहीं होता है, या फिर गौर से बाद में फिर वो चीज रिपीट नहीं होती है, तो फिर उसके माइंड से चीजें निकल जाती है। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के, आपके स्टूडेंट है, केच मेमोरी भी होता है, आपके बॉडी माइंड का एक ऐसा पार्ट है यस सर। जो मेमोरी को इरेज करता रहता है हर वक्त। अगर वो सब मेमोरी को स्टोर करके रखेगा तो फिर तो दिमाग ही फट जाएगा, है ना? तो मेमोरी को इरेज करता रहता है, यस सर। और इसी को हम लोग कंप्यूटर के फॉर्म में कैच मेमोरी कहते हैं, और वो मेमोरी इरेज होता है। तो अगर आपने क्लियरली नहीं सुना, ठीक से नहीं सुना, कि फोकस नहीं रही, कंसंट्रेटेड नहीं रही, तो मेमोरी में जाएगा, फिर वो भूल जाओगे। और अगर वो सॉफ्ट मेमोरी में भी चला गया कि आपने फोकस्ड होकर कंसंट्रेट होकर सीक्वेंस, और देखो ना पढ़ाई बड़ा स्मार्टली होता है कि अगर आपने सीक्वेंस को से पढ़ाई करी है, रिलेट करके पढ़ाई करी है, तो वो पढ़ाई सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी को पैटर्न याद होता है। देखो हिस्ट्री में डेट्स आपको याद नहीं होंगे कभी भी, आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1917 में क्या हुआ था, अगर आपसे मैं पूछ लूं तो आप भूल जाओगे, 1922 में क्या हुआ था भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे याद रखोगे कि 1917 में ये सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था, फिर डांडी मार्च हुआ, फिर 22 के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, तो इस तरीके से अगर सीक्वेंस आप याद रखोगे ना, कि पूरी कहानी के हिसाब से सीक्वेंस में याद रखोगे, यस सर। तो आपको सारे डेट्स भी याद रहेंगे। तो पढ़ने का तरीका है, समझे ना? तो फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका ये कि आप रिलेट करके याद करो, रिलेट करके याद रखोगे तो फिर सब याद रहेगा। जैसे ये मुझे मीटर ब्रिज का क्यों याद है, मतलब कोई भी टॉपिक क्यों याद है, इसलिए मुझे याद है, इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करी। वो तो खैर है ही है, वो तो छोड़ो। मेन पार्ट क्या है कि मुझे व्हीटस्टोन पता है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता है, और ये भी मुझे पता है कि मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई होता है।
तो अब मैं Yes, जब मैं फिगर जब मुझे याद रहेगा तो मैं तो क्लियरली देख लूंगा ना भाई, ये तो आर हो गया, ये आर इंटू एल हो गया, ये एस हो गया, ये आर 100 माइनस एल इंटू आर हो गया। तो अब मेरे को 4 रेजिस्टेंस मिल गया, अब मैं इजीली अप्लाई कर लूंगा। हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस मोटा मोटी याद होना चाहिए। बस एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा ब्रश अप कर लो, सब याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा बेटा। 100 माइनस एल, जी सर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, एस एल अपॉन 100 माइनस एल। एल। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कई सारे कुछ पूछ जाते हैं, कुछ कॉमन हाँ क्वेश्चन जी। पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम के अंदर। मैं तुम बोलोगे तो मैं लिख देता हूँ कॉमन क्वेश्चन, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं कि व्हाई डू वी यूज कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन, हम क्यों यूज करते हैं कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीन वायर, क्यों यूज करते हैं? ये वायर जो है क्योंकि वो एलॉय होता है और हम एलॉय होता है, और एलॉय जो होता है इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो ये जल्दी हीट होके मेल्ट भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, इसका जो रेजिस्टेंस या जो रेजिस्टिविटी है वो भी काफी आई मीन कम होता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं इसके अंदर। कम। इसके बाद नल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, और जॉकी को हम वायर पे स्लाइड क्यों नहीं करना चाहिए, मैंने बताया थोड़ी देर पहले अभी, जब जॉकी को वायर पे सर स्लाइड, क्योंकि जब वो ऐसे स्लाइड करेंगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस आ सकती है, चेंज होती है रेजिस्टेंस जब स्लाइड घिस के। करोगे, स्लाइड करने से हीट पैदा होगा, और हीट पैदा होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है ना। पहली बात तो ये एक चेंज हो सकती है टेक्निकल आंसर हो टेम्परेचर, गया। यस है। और स्लाइड करने से एक ये भी होगा कि रेजिस्टेंस फॉल्टी हो जाएगा। फॉल्टी कैसे होगा, स्लाइड करोगे तो उसकी थिकनेस कम होगी, यूनिफॉर्म प्रोसेशन नहीं रहेगा, तो फिर रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। कई सारे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। एनीवेज चलो, इसके बाद मान लो आपसे कोई क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज हो गया। क्वेश्चन बच्चे आपसे ये पूछ ले कि लेट अस सपोज ये आपका एक सर्किट है, और इसमें दो रजिस्टर्स हैं, ये 12 ओम का है, यानी कि ये एस के वैल्यू में है, ये एस के जगह पे है। ठीक है, और ये 4 ओम का है। ठीक बेटा, और ये आर है, यस जिसकी सर। वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है यूजिंग मीटर ब्रिज। पोटेंशियल ओके डिफरेंस दिया है, यस सर। मान लेते हैं कुछ भी 10 वोल्ट मान लो, और यहाँ पे आपका वायर है, यहाँ पे आपका स्लाइडिंग वायर है, जो वायर ए बी था, यहाँ पे ए बी है, ये ए और ये बी। ठीक, यस सर। ए पे हमेशा 0 सेंटीमीटर होगा, यानी ए से वायर स्टार्ट होगा, और बी पे हमेशा 100 सेंटीमीटर होगा, यानी कि बी पे वायर फिनिश होगा। यानी कि कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि जॉकी जो है 40 सेंटीमीटर पे आया, या 30 सेंटीमीटर पे आया जाके नल पॉइंट। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर कहाँ से, ए से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ठीक है वो सर। लगा दो, कि यहाँ पे करंट 0 है। ठीक है, यहाँ पे करंट 0 हो गया। ओके ये सर। ये आपका नल पॉइंट हो गया, मान लो डी पॉइंट मान लो, ये सी पॉइंट मान लो। ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया है, ये दिया 40 सेंटीमीटर। डी पॉइंट नल पॉइंट कहाँ मिला, 40 सेंटीमीटर पे। नीड टू फाइंड आर। सॉल्व करोगे इसको एडजस्ट तुम, यस सिंपल सर। वही लगाना है, यस सर। लगाना है। यस करूँगी। 1 मिनट में सॉल्व करो, मैं हमारा बस फोन। और यूं आया। हाँ जी सर।
यस हो गया बेटा। यस सर। कितना आंसर है बोलिए। सर 2। टू आंसर आया। सर ये जो आपने एस कहा ना, ये एस सिर्फ 4 है कि 12 और 4 दोनों अरे एस है सर? दोनों मिला के हाँ होंगे हाँ, तो ना। हाँ हाँ, ये तो आंसर ये 2 तो आया है सर। हाँ, हाँ मिला ये तो के ट्रिक। क्या? हाँ ये 12 और ये 4 इनका पैरेलल सॉल्व कर लो। 12 4 का पैरेलल कितना होगा बेटा? RP इक्वल 3 टू सर। 12 इंटू 4/12 4 प्लस 12 12 इंटू 4 इन अपॉन 16 4 4 16 4 3 12। वेरी गुड। ओके ठीक। अब इसके यस बाद सर। क्या करना है आपको? उसके बाद आर वाला फॉर्मूला लगाया सर कि अपॉन 40 एल। R। हाँ S अपॉन 40 R इज इक्वल टू R अपॉन ये 60 हो जाएगा ना। यस सर, आर अपन 60। तो R की जरूरत नहीं है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, है ना। R की जरूरत यस सर, नहीं S है। की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 3, तो 3 3। अपॉन 40 इज इक्वल टू R अपॉन 60। 0 ने 0 को यस सर, मार डाला। ओके मार 2 दिया। 4 2 3 6 और R इज इक्वल टू होगा 9/2 यानी कि 4.5। अच्छा, हाँ ये तो आ रहा है। इतनी तो आएगा आपका। 2 कैसे आया बेटा? आपको 2 आपने कैसा है? स्कूल ये वाला सर ऐसे एक्सप्रेशन ना देखो, मैंने ये एक्सप्रेशन देखो करेक्ट किया। है आपका। हाँ सर, उसके बाद ना सर मैंने ये वाला लगा दिया, R इक्वल टू एस एल ओवर 100 माइनस एल कर दिया। हाँ तो वो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
R इज इक्वल टू एस एल अपॉन 100 माइनस एल, कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू सर कितनी है सर बेटा? एल की वैल्यू कितनी है? 40। 40 into 4 divided by 100 minus 40 6 यानी कि 60 4 क्यों? 40 into 4 क्यों? 4 नहीं सर सॉरी 40 into 3 आई मीन 40 into 3 होगा, 3 हाँ था ना ठीक है। सर। एस हाँ की जी 3 कर दो, ठीक है। 40 into 3 अपन 100 माइनस एल यानी 100 माइनस 40 है ना? हाँ तो सर यानी तो कि हाँ 3 जी into तो 40 120 upon 60, ओवर 0 0 यस कैंसिल, सर 3 तो 2 जा 6, 2 2 जा 4 है। मैंने क्या गड़बड़ किया? हाँ R इज इक्वल टू एस अपन 100 माइनस एल, R इज इक्वल टू एस एल अपन, अरे तो यहाँ पे क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आप चलोगे ना, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन में एस की जगह पे ये है, तो एस अपॉन 40 यहाँ पे क्या होगा? एस अपॉन 40 यानी एस अपॉन एल इज इक्वल टू होगा आर अपॉन 100 माइनस एल, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन की अकॉर्डिंग चलोगे ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू होगा एस इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये होगा। 200 समझ गए आप? यस सर R1 अपॉन R2 इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4। तो ये दोनों आमने सामने है ना, तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, आई बात समझ? इन दोनों का रेशियो एस और एल का और उसका 100 माइनस एल का, ठीक है सर। हम्म। एक और अच्छा क्वेश्चन करवा दूं? एक और बढ़िया क्वेश्चन करवा दूं? 61 यस सर। देखो क्वेश्चन ये लिखा पर अच्छा क्वेश्चन है, दैट null point is observed, null point is observed at 40 centimeter, 40 centimeter if a 2 ohm resistor is added, is connected in parallel to S, then null point POINT shifts at, या shifts to लिखो 25 centimeter, find R and S, Shifts to ऐसे लिखो। null point is observed at 40 centimeter if a 2 ohm resistor is connected is in parallel to S, then null point shifts to 25। ठीक है। क्वेश्चन क्या देखो, यहाँ पे आपका इस तरीके का सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये वायर है बेटा, ठीक। yes sir. ठीक है, यहाँ पे आपका S है, यहाँ पे आपका R है, और ये आपका जो G है ये यहाँ पे है। जो कि ठीक, चलो ये S है और ये R है। हाँ जी क्वेश्चन क्या था कि जब S यानी कि पहले null point 40 था, पहले null point 40 था, लेकिन जब S के पैरेलल में जी एक 2 ओम का रजिस्टर ऐड कर दिया तो null point 25 हो गया। कितना हो गया बेटा? 25 हो गया।
क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है कि आर एस की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो शुरुआती में नल पॉइंट कितना था, 40 था। ये ए पॉइंट होता है, 40,000 बी पॉइंट होता है, ए हमेशा 0 सेंटीमीटर पे होता है और बी हमेशा 100 सेंटीमीटर होता है, याद रखना है ना। 100 यानी कि सेंटीमीटर। नल हाँ पॉइंट जी। 40 होने का मतलब क्या है कि एक की तरफ से 40, ये 40, अगर ये गड़बड़ हुआ तो पूरा यस गलत सर। हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा। ओके। यानी कि यहाँ पे यस क्या होगा, सर। s अपॉन 40 इज इक्वल टू r अपॉन 60, ये तो होगा एक्सप्रेशन। 60 होगा सर। नल पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर, अगर नल पॉइंट 40 पे होगा तो s अपॉन r, s अपॉन 40 इक्वल टू r अपॉन 60, यानी कि यहाँ से आप s अपॉन यस r सर। इक्वल टू लिख सकते हो 40 अपॉन 60, 0 ने 0 को मार डाला, 2 अपॉन 60 6, तो s अपॉन r का 2 3 s अपॉन r 6 इक्वल टू आएगा 2 अपॉन 3, ये तो आएगा। 2/3 आएगा सर। ओके, आगे ये लिखा है कि जब मैंने S के पैरेलल में एक 2 ओम का रजिस्टर ऐड कर दिया, एस के पैरेलल में लिखा है ना, if 2 ohm resistor is connected in parallel to S, then null point shifts to 25 centimeter। ठीक है, नल पॉइंट कहाँ चला गया, 25 पे चला हाँ गया। जी। ओके, तो इनका पैरेलल निकाल लो, आरपी बोलो क्या होगा, S इंटू 2 2s अपॉन s प्लस 2। 1 आएगा। ओ अच्छा, एस को 2। S की वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, S की वैल्यू नहीं पता ना अच्छा हमको। हाँ, वो हाँ, नहीं पता, नहीं पता सर। ठीक है। ओके, तो जब लगाया तो नल पॉइंट कितना हो गया, अब जो है वो नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया, 25 पे। नल पॉइंट कितना हो गया, 25 पे 25। 25 पे, यानी कि S नल पॉइंट कहाँ है, S के नीचे है ना। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे है ना नल पॉइंट, इसके नीचे है तो 20। ना। यस, अब ये तो S की 25 जगह पे अपन। अब ये कॉम्बिनेशन नहीं, S की जगह पे अब ये अच्छा कॉम्बिनेशन सॉरी लगा सर। हुआ है S एंड 2 ओम। ठीक है, तो अब क्या होगा, यस सर, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2s। हम RP अपॉन 25 इज और इक्वल टू R अपॉन RP, यानी कि S और 2 ओम का पैरेलल, R अपॉन यस 25। 6। ठीक है, अच्छा RP बोले तो क्या है, 75 2s अपॉन S प्लस 2 s प्लस 2। इंटू 25 इक्वल टू R अपॉन 75। ठीक, 25 3 टाइम्स में कैंसिल होगा हाँ बेटा, जी। बोलो। यस सर। ओके, अब क्या बनेगा, 2s अपॉन s प्लस 2 इज इक्वल टू R अपॉन 3, ये आएगा ना। s प्लस 2 इक्वल टू r/3 आएगा सर। ओके, यहाँ से अगर आप 75। s अपॉन r कैलकुलेट करना चाहोगे तो क्या होगा, s प्लस 2 चला जाएगा ऊपर, अपॉन तो 2 2, उधर s प्लस 2/3 6 में 2 3 6। 6, 6। और याद करो पीछे में निकाला भी, r s पर r की वैल्यू 2 अपॉन 3 निकाला ना। हाँ निकाला था सर, तो 2/3 लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, तो s प्लस 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो s इज इक्वल टू 4 माइनस 2 टू 2, यानी कि s इज इक्वल टू 2 ओम। तो r निकल सकता है, टू 4 s अपॉन r इक्वल टू 2 अपॉन 3 था, निकल सकता है सर। तो 2 अपॉन r इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, 2 से 2 कैंसिल, बोलो r इक्वल टू 3। नहीं आया समझ में ना। ये 2 और सर आ गया s/r इक्वल्स टू 3। s की वैल्यू हमें 3। कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ओके, न्यूमेरिकल बोलो, आसान है मुश्किल है। 3 ठीक है सर।
अभी मैंने न्यूमेरिकल करवाया ना तुमको, आसान लगा मुश्किल लगा ये वाला? हाँ, ये सर आप करवाते हो तो आसान। हाँ मैं करवाता हूँ तो आसान इसलिए लगता है क्योंकि मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, तो प्रॉब्लम होती है आपको क्वेश्चन समझने में। अब क्वेश्चन समझने के दो, क्वेश्चन Yes, समझ sir. में नहीं आने के दो कारण है। एक कारण बच्चों के साथ देखो, नॉर्मली बच्चों की परेशानी, एक कारण ये भी होता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम भी होती है। मुझे लगता है वो आपके साथ है नहीं। Hmm. तो आपके No, no, साथ, sir. हाँ आपके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी कि क्वेश्चन की जो टेक्निकलिटीज हैं वो नहीं समझ पाते। जैसे जैसे नल पॉइंट लिखा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमसे सेम क्वेश्चन में 1 मंथ के बाद पूछूं तो तुम भूल चुकी होगी नल पॉइंट क्या था। ये इस क्वेश्चन की ये टेक्निकलिटी है, नल पॉइंट है ना। Hmm. Yes, sir. और नल पॉइंट समझ गए तो बाकी क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखा सब कुछ तो आसानी है ना बेटा। Yes, sir. हाँ, सर मुझे स्टार्ट कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। स्टार्ट करने में प्रॉब्लम तभी ना होगी बेटा जब आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए। तो जब क्वेश्चन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछ दूं कुछ ऐसा, कुछ भी ऐसा पूछ दे तुमको समझ में नहीं आया, मैंने कोई ऐसी लैंग्वेज बोल दी Yes, तुमको sir. समझ ही नहीं आया। तो जब आपको क्वेश्चन का Hmm. लैंग्वेज ही समझ नहीं आया तो फिर स्टार्ट क्या करें, स्टॉप कहाँ पे करें, क्या बोले नहीं बोले, कैसे मालूम होगा बेटा? समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली Yeah, तो हाँ जी सर। क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते। तो स्टार्ट करने में दिक्कत तभी होगी जब क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझने के लिए आपको, जैसे ना, जैसे मैंने किसी अभी कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, मुझे नहीं पता क्या बोला मैंने, हाँ। तो अब ये चीज जानने के लिए आपको इस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उसके लिए वो पढ़ना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना समझना पड़ेगा, पड़ेगा। तब फिर समझ में आएगा। तुमसे कोई चाइनीज लैंग्वेज में बोले तुमको समझ आएगा? अच्छा सर। नहीं आएगा। नहीं सर। उसके लिए चाइनीज सीखनी पड़ेगी। सिमिलरली क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे बोर्ड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जाते हैं पड़ेगा। वो रिपीट ही तो होते हैं। 5 साल वाले पहले के हम्म। क्वेश्चन अभी पूछ दिया, 2 साल वाले पहले क्वेश्चन अभी पूछ दिया। तो अगर मैं सारे क्वेश्चंस को रिपीट कर लूं, प्रैक्टिस कर लूं, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आसमान से थोड़ा उतरता है क्वेश्चन, इन्हीं में से आगे पीछे करके कहीं ना कहीं यस से सर। पूछ लेते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ, तो बेटा प्रैक्टिस, और कोई और चारा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस, जो आपने रेजिस्टेंस मेजर किया उसमें एरर भी तो हो सकता है, क्योंकि आप स्केल यूज कर रहे हो, लेंथ का मीटर यूज कर रहे हो, तो स्केल में अगर दिक्कतें होंगी तो एरर हो जाएगा आपके मेजरमेंट में। ठीक है, हमारा यस सर। एक्सप्रेशन क्या था? R अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L, ये तो एक्सप्रेशन था बेटा। 100 माइनस सर। हाँ याद है क्लास 11? भूल गए? अभी का याद सर। सर आप 11th की बात करो, मैं तो, मुझे तो 12th वाला याद नहीं, फर्स्ट चैप्टर क्या था। अरे नहीं। आप सर बताइए 11th का पूछते हैं, मेरे को तो 12th वाला भी याद नहीं, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे हम लोग, कूलम्स लॉ क्या था। सच बात है ना एंड? नहीं सर ऐसे नहीं। तो याद है? नहीं नहीं सर। याद है कूलम्स लॉ? हाँ ये सर। यस सर। पूछूंगा नहीं, I won't let you feel let down. ओके, चल बेटा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए, आई एम विथ यू फ्रॉम क्लास 11। वी रिमेंबर सर। दैट, आपको याद होगा कि जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़े होगे, फर्स्ट चैप्टर था क्लास 11 का एरर, याद है? यूनिट्स एंड डायमेंशन का सबसे एंड में पढ़ना था एरर। तो क्या था? अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, तो जब एरर निकालना होता था, परसेंटेज एरर, सॉरी रिलेटिव एरर खास तौर पे, जिसको फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहते थे, तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा y यानी कि एरर इन y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a यानी कि एरर इन a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b एरर इन b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c एरर इन c अपॉन c। एक्सप्रेशन कैसा भी हो, एरर का फॉर्मूला ये रहेगा। तो अगर मैं सेम चीज यहाँ पे यूज करूं तो क्या होगा? डेल्टा r अपॉन r, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना मेरे बच्चों, r इज इक्वल टू s इंटू l अपॉन 100 माइनस l, लिख सकते हैं ना।
तो डेल्टा आर अपॉन yes आर sir. इज इक्वल टू डेल्टा Yes sir. एस और प्लस डेल्टा एल अपॉन एल एंड प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 minus L upon 100 minus. ठीक है। अब ये जो देखो डेल्टा Yes एस sir. अपॉन एस ये कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो एस जो है वो तो नॉन रेजिस्टेंट है। अब जो नॉन रेजिस्टेंट उसमें भी एरर होगा तो फिर तो नॉन रेजिस्टेंस का मतलब ही नहीं रहा ना। एस तो नॉन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में तो एरर होगा नहीं, नॉन रेजिस्टेंस में कहां से एरर होगा, है ना। Yes sir. तो इनके डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल L upon डेल्टा L 100 plus माइनस एल delta 100 minus L upon 100 minus. 100 माइनस एल। यहाँ से एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, Yes sir. ये एरर था। तो ये एरर खैर तुम्हारे इतना काम का आएगा नहीं, बट एनीवेज मैंने पढ़ा दिया इससे क्योंकि अब कोई भी कहीं भी तुम देख लो, किसी कुछ भी पढ़ लो, इससे ऊपर तुम्हारे इस टॉपिक में आगे नहीं पढ़ाया हुआ है, इतना सफिशिएंट है। मतलब Okay sir. ये सब आईआईटी एडवांस में पूछते हैं क्वेश्चन, जेईई एडवांस में। तो खैर मैंने पढ़ा इसलिए दिया ताकि तुम्हारे माइंड में रहे कि इन केस अगर कोई सवाल पूछ ले तो फिर आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, एनीवेज तो ये हाँ जी आपका sir. मीटर ब्रिज इतना ही था। एक और टॉपिक रह गया पोटेंशियोमीटर। अब वो टाइम ही नहीं बचा, मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, और अगली क्लास में करवा के अपने Okay sir. क्वेश्चंस एक बार लेते आना, मैं क्वेश्चंस करवा के चैप्टर खत्म करवा दूंगा। ठीक है, इतना ही करेंगे आज हाँ हम लोग। जी. पेशेंट Yes है sir. ना इसके लिए? हाँ जी. Yes sir. Thank you sir. चलो चलो ठीक है ना। ओके, मेरी 8 बजे से Yes क्लास sir. थी, अब वो 8:15 ऑलरेडी हो गया। ऐसे ही लेट होता तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी क्लास जब होती है ना तब वो किसी और की Yes क्लास sir. चलती होती है, वो 5-8 मिनट आगे हो ही जाता है क्लास एंड करते करते। हाँ. Yes sir. हाँ, तो इसलिए कभी अगर लेट हुआ करे 5-10 मिनट हम, तो परेशान ना हुआ करो, है ना।